Hello everyone, welcome on Biology Village. Guys, this is my channel जिसका नाम है Biology Village एंड इसके थ्रू मैं आपको एल टी ग्रेड और जीआईसी आश्रम पद्धति एंड जीआईसी की तैयारी के लिए पूरी तरीके से डेडिकेट हूँ। बहुत सारे मैंने बॉटनी के लेक्चर्स तैयार कर रखे हैं आप लोगों के लिए एंड नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं जूलॉजी के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जिसमें ये टॉपिक है एडाप्टेशंस। और एडाप्टेशन में हम बात करेंगे आज आर्बोरियल टाइप का जो एडाप्टेशंस होता है उससे रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। तो गाइस, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंडेक्टाइली इज एन एडाप्टेशन टाइप ऑफ। आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल में सिंडेक्टाइली होता है कि जो उनकी जो फिंगर्स होती हैं वो ग्रुप में होती हैं। जैसे अपने लोगों की फिंगर्स होती हैं सेपरेट 1 and 1, ऐसा नहीं होता, वहाँ 2 का ग्रुप हो जाता है या 3 के ग्रुप। अगर 5 उंगलियाँ हैं तो 2 ग्रुप्स में, ठीक है, 2 एक ग्रुप में और 3 एक ग्रुप में। इस तरीके से इस कंडीशन को बोलते हैं सिंडेक्टाइली एंड इट इज काइंड ऑफ आर्बोरियल एडाप्टेशन। जो एनिमल प्लांट टू प्लांट की ब्रांचिंग पे रहते हैं उन्हें कहा जाता है आर्बोरियल एडाप्टेशन। सिंडेक्टाइली जो होता है वो एक टाइप का आर्बोरियल एडाप्टेशन होता है। इस करेक्ट आंसर आपका ए। और इस तरीके का जो एडाप्टेशन होता है वो आपको देखने को मिलता है कैमिलियंस में, ठीक है गाइस। नाउ सेकंड क्वेश्चन में बात करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडाप्टेशन। एडाप्टेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उसमें आपको ये बताना है कि सही क्या है। जैसे ब्रेंकिएटर्स, ब्रेंकिएटर का मतलब एक ब्रांच से प्लांट की दूसरे ट्री की ब्रांच पे फिर तीसरे ट्री की ब्रांच पे पहुंचता रहा। इस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करने वाला एनिमल जो होता है उसे हम ब्रेंकिएटर बोलते हैं। और इसमें इसका एग्जाम्पल है गिब्बन। आपको ये बताना है, बिल्कुल सही बात है, गिब्बन ऐसा ही करता है। दूसरा जो हमारा बैट होता है, जब चमगादड़ बोलते हैं, ये अपनी हिंड लिम्ब इसकी जो होती है केवल उनके थ्रू ही अपना काम करता है और इसकी 4 लिम्ब होती नहीं है क्योंकि वो इसके विंग्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जो स्लॉथ बियर होता है वो भी मैमल्स होता है, उसमें 4 लिम्ब जो होती हैं वो एक्टिव होती हैं, वो एडाप्टेड होती हैं फॉर आर्बोरियल टाइप ऑफ एडाप्टेशन के लिए एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट है, जो मैचिंग है एनिमल्स के रिगार्डिंग उसकी क्वालिटी के बारे में, जैसे गिब्बन जो है ब्रांचिएटर होता है, बैट जो होता है वो हिंड लिम्ब के थ्रू अपना एडाप्टेशन शो करता है, इसी तरीके से 4 लिम्ब के थ्रू आपका स्लॉथ बियर एडाप्टेशन शो करता है। तो करेक्ट आंसर है ये डी। एंड नाउ क्वेश्चन करेंगे डिस्कस हम थर्ड, ठीक है। एडिसिव पैड्स इज ए आर्बोरियल एडाप्टेशन फाउंड इन। देखो एडिसिव पैड्स का मतलब क्या होता है, कुछ चिपकनी गद्दी पाई जाती है। आर्बोरियल एनिमल्स में ये एडाप्टेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। तो कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर डी, हाइला एंड गीको। ये 2 एनिमल्स होते हैं, उनमें हमें देखने को मिलता है प्रेजेंस ऑफ एडिसिव पैड्स एज ए रिजल्ट एज ए एडाप्टेशन फॉर आर्बोरियल काइंड ऑफ हैबिटेट। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करेंगे, इन विच आर द फॉलोइंग वन हैविंग प्रीहेंसाइल टेल। देखो प्रीहेंसाइल टेल भी एक इंपॉर्टेंट एडाप्टेशन होता है, जो आर्बोरियल टाइप का एडाप्टेशन होता है कि टेल काफ़ी लंबी सी और वो किसी प्लांट की ब्रांच में आराम से एनिमल को लटका सके, मतलब वो अपनी टेल के थ्रू भी लटक सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो एडाप्टेशन होता है प्रीहेंसाइल टेल किन एनिमल में प्रेजेंट होती है, ये तो हम बता रहे हैं कि आपको प्रीहेंसाइल टेल जो होती है वो आर्बोरियल टाइप का एडाप्टेशन होता है। इसके अलावा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए कि किन किन एनिमल में ये एडाप्टेशन पाया जाता है और उनमें प्रीहेंसाइल टेल पाई जानी चाहिए। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है डी, मतलब कैमिलियन, लंगूर जो होता है और ट्री स्नैक्स में ये प्रीहेंसाइल टेल पाई जाती है एज ए रिजल्ट, जिसका जो मतलब होता है कि दे हैव आर्बोरियल एडाप्टेशन। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग सकर्स एंड ट्यूबरकल्स एज आर्बोरियल एडाप्टेशन आर रिपोर्टेड इन। देखो आर्बोरियल एडाप्टेशन का आपको एक चीज़ और पता चल गई कि आर्बोरियल एडाप्टेशन में सकर्स और ट्यूबरकल भी प्रेजेंट होते हैं, बट किस पर्टिकुलर एनिमल में सकर्स एंड आर्बोरियल एज ए एडाप्टेशन एज ए आर्बोरियल एडाप्टेशन के लिए पाए जाते हैं। तो गाइस ये पाए जाते हैं आपके लीमर में, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सकर्स एंड ट्यूबर्स का प्रेजेंट जो होती है वो आपको एक आर्बोरियल टाइप के एडाप्टेशन के रूप में देखने को मिलती है और ये मिलती है आपको लीमर में। ना क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन इस बार टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए थे। इन विच आर द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच रिगार्डिंग द एनिमल एंड नंबर ऑफ सकर प्रेजेंट इन इट दैट एनिमल। मतलब एक एनिमल है और उसमें कितने सकर प्रेजेंट होते हैं उसके रेस्पेक्टिव मैचिंग है, आपको ये बताना है सही कौन सा। लीच जो होती है गाइस, रोडिनेरिया जो एनिलीड्स होते हैं उसमें 2 सकर पाए जाते हैं। टीनियस ओलियम जो कि आपके प्लेटी हेलमिंथीस का सबसे लास्ट वाला जो आपका क्लास होता है, जैसे हम कोड बनाते हैं ना TTC, इस तरीके ध्यान रख लें,
ट्रीमेटोडा, टर्बिलेरिया, ट्रीमेटोडा और सिस्टोडा। तो सिस्टोडा का मेंबर होता है टिनिया सोलियम, और इसमें शक्कर का जो उसका नंबर होता है वो 4 होता है। शक्कर का नंबर देखिए 4 होता है। इस तरीके से फैसिकुलर हेपाटिका में शक्कर का नंबर 2 होता है। बट गाइस जो क्वेश्चन आया था अभी टीजीटी या पीजीटी में आया था, मुझे पता नहीं, उसमें उसने बोला था कि किस की हेल्प से, कितने हेल्प, शक्कर की हेल्प से या अपने जो उसके होते हैं उनकी हेल्प से वो अपने होस्ट से अटैच होता है। तो वाइज वो उसमें एक मतलब शक्कर का हेल्प लेता है, 2 का नहीं लेता है। बट उसमें होते 2, वो एक का मीडियन शक्कर होता है जो 1 होता है। ठीक है, तो पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पे। नॉर्मली फैसिकुलर हेपेटिका में 2 शक्कर ही पाए जाते हैं, बट उसमें वो अटैचमेंट के लिए केवल 1 शक्कर का यूज़ करता है। और इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर होता है डी। बिल्कुल सही बात है। लीच में 2 शक्कर होते हैं, टीनिया सोलियम में 4 शक्कर होते हैं, फैसिकुलर में 2 शक्कर होते हैं। नाउ काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, लीच जो होती है उसमें नंबर ऑफ जबड़े कितने होते हैं? तो उसमें नंबर का होता है 3 जबड़े होते हैं। ठीक है, लीच में आप ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ए नेचुरल इंडोपैरासाइट ऑफ लार्ज वाइल्ड मैमल्स इन अफ्रीका। मतलब अफ्रीका में पाया जाता है, एक तो पॉइंट ये है। दूसरा नेचुरल इंडो पैरासाइट है कहाँ पे? वाइल्ड लार्ज मैमल। 3 बातें, लार्ज वाइल्ड मैमल्स कहाँ पे? अफ्रीका में। और नेचुरल इंडो पैरासाइट है तो कौन है? प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, ट्रेपनोसोमा गैम्बिनियन, टिनियासोलियम, फैसिकुलर हेपेटिका। केवल मैमल्स का, तो आपका आंसर है ये ट्रेपनोसोमा गैम्बिनियंस जो होता है वो आपका लार्ज वाइल्ड मैमल्स का होता है ना। सकुलेना आपने सुना होगा, एक वेरी इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स होता है। ये किसका, कहाँ पे पाया जाता है? एक्टोपैरासाइट होता है ये। क्रैब मतलब आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनके ऊपर ये पाया जाता है एज ए एक्टोपैरासाइट, सकुलेना ना। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं नंबर ऑफ होस्ट इन ट्रेपनोसोमा गैम्बिनियंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस कि ट्रेपनोसोमा गैम्बिनियंस में आपने देखा होगा, आपने अभी तक मोनोजेनेटिक देखे होंगे एनिमल और डाइजेनेटिक देखे होंगे, जैसे पक्सिनिया देख लिया, टीनियासोलियम देख लिया, लिवर फ्लूक देख लिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ट्रिपनोसोमा गैम्बिनियंस होता है इसके जो होस्ट होते हैं वो 3 होते हैं, 2 नहीं होते, न 4 होते, ना 1 होते, 3 होस्ट होते हैं इसके। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ ये हमारा जो है थोड़ा सा फिशेस के बारे में जो होता नहीं है, स्विमिंग जो उसमें होता है माइग्रेशन, उसके रेस्पेक्टिव एक बहुत इंपॉर्टेंट फिश होती है जिसे हम ईल बोलते हैं। ठीक है, अमेरिकन होती है, अटलांटिक होती है, पैसिफिक की, हर तरीके की समुद्र में पाई जाती है, तो उसका नाम उसी तरीके से रख दिया। यूरोपियन होती है, कामन ईल होती है, अमेरिकन ईल होती है। तो अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं उसमें ये बात कर रहे हैं कि जब वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में होती है, जब वो ब्रीडिंग करने की कंडीशन में होती है, तो उसका कलर चेंज होता है, तो उसका नाम दिए जाते हैं येलो ईल, सिल्वर ईल, और एक उसका लार्वा होता है जिसे हम एल्वर्स बोलते हैं। एल्वर्स जो होता है एक उसका यंग बन होता है, लार्वा नहीं गई, लार्वा तो हम अभी आगे बताएंगे। लार्वी को तो हम इसके लेप्टोसिफेली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने देखा होगा, लेप्टोसिफेली बोला जाता है इसके लार्वे को, आपको पहले ही बता देते हैं, लेप्टोसिफेली बोलते हैं ईल के लार्वे को। अब क्वेश्चन यहाँ पे जो ईल जब अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में होती है तो अपना कुछ कलर चेंज करती है, तो उसमें उसके नाम होते हैं येलो ईल, सिल्वर ईल, और एक उसका फेज बनता है जो इसके जस्ट लार्वा से डेवलप होता है, उसे हम बोलते हैं अल्वर्स या ग्लास ईल। तो तीनों कंडीशन में जो इसका नाम होता है, जब ये फीडिंग एंड स्पेनिंग कंडीशन में होती है तो इसे येलो ईल कहते हैं। जब ये रियल में ब्रीडिंग फेज में आती है तो इसे हम सिल्वर ईल बोलते हैं। और जब ये अपना इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल हो जाती है विदाउट टीथ, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इसे बोलते हैं। जब ये डेवलपमेंट होता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल दिखाई देती है, तो उस टाइम हम इसे ग्लास ईल बोलते हैं। सिल्वर ईल इसे ब्रीडिंग फेज में बोलते हैं, और येलो ईल हम इसे बोलते हैं जब फीडिंग और स्पेनिंग कंडीशन में होती है, जब अंडे देने के लिए तैयार हो जाती है, उस कंडीशन में इसे येलो ईल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटाड्रामस फिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखे होंगे, 2 तरीके की फिशेस आपने देखे होंगे, कैटाड्रामस और एनाड्रामस। इनका मूवमेंट होता है कि जो भाई रिवर में रहती हैं कुछ, वो समुद्र में चली जाती है, समुद्र में रहने वाली रिवर में चली जाती है। तो सबसे पहले हम आपको एक सिस्टमेटिक बताते हैं, आप पहले इसे देखें इस क्वेश्चन को। एनाड्रामस फिश कौन सी होती है? देखो एनाड्रामस फिश होती वो वाली है जो आपने देखा होगा कि समुद्र में तो रहती हैं मगर वो किसी वजह से रिवर में आ जाती है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं एनाड्रामस फिश। इसका मतलब क्या हुआ? एक सिंपल सी बात याद ध्यान रखो कि एग्जाम्पल ध्यान रहने से पहले इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशन ध्यान रहे। एनाड्रामस का मतलब देखो, रिवर नदियाँ जो होती हैं वो समुद्र में जाके गिरती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? समुद्र का जो पार्ट है सी वो नीचे में होता है, और नदी जो होती है, रिवर जो होती है वो ऊंचे में होती है। इसका मतलब जब समुद्र से कोई फिश जो है रिवर में आती है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो ऊपर की तरफ चढ़ती है, अपवर्ड मूवमेंट करती है। पॉइंट तो वही ध्यान रखना है, केवल अपवर्ड मूवमेंट करने वाली जो फिश होती है उन्हें हम एनाड्रामस फिश बोलते हैं। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल्स होता है डी, मतलब पैसिफिक साल्मोन, अटलांटिक साल्मोन या एसीपेंसर, ये आपके एनाड्रामस फिश हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 पे बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग
इज ए कैटाड्रॉमस फिश। तो इसका अपोजिट देख सकते हैं आप, ये लोअर बर्ड मतलब रिवर से आपकी कहाँ जाएगी, समुद्र की तरफ जाएगी, मतलब ऊँचे से नीचे की तरफ मूव कर रहे, तो इसे बोलते हैं हम कैटाड्रॉमस फिश। मकसद इनके वही होते हैं, स्पैनिंग एंड जो फीडिंग की वजह से जाते हैं, मेनली ब्रीडिंग, अंडे देने की। तो इसमें एग्जाम्पल कैटाड्रॉमस फिश का है, ये एक टाइप का एग्जाम्पल मैंने आपको एक ही स्पीसीज के नाम लिख दिए, एंगुला रोस्ट्रेटा, एंगुला बल्गेरिस और एंगुला, ये थोड़ा सा डिफरेंस इस तरीके। और ये जो नाम है गाइस ईल के नाम है, ठीक है, आपके कामन ईल, यूरोपियन ईल, अमेरिकन ईल, तो ये सब आपकी कैसी हैं, कैटाड्रॉमस फिश है। ये रिवर से नदी में जाती है, रिवर से समुद्र में मूव करती है। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं, कैटाड्रॉमस फिश। तो देखो पहला वाला एग्जाम्पल तो इस तरीके से हमने लिख लिया, कामन, यूरोपियन और अमेरिकन, 3 टाइप की ईल बताई, तो ये आपकी कैटाड्रॉमस हो गई। इसके अलावा गोभी, कार्प, ये भी आपकी कैटाड्रॉमस फिश है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। एनाड्रॉमस फिश का क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा हमने टॉपिक को चेंज किया, हम इंसेक्ट में पहुंच गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंसेक्ट ऑफ कोलम्बोला। देखो कोलम्बोला बहुत ही फेमस ऑर्डर है इंसेक्ट का, और इसके जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें कुछ ऐसी पिक्युलरिटीज पाई जाती हैं जो दूसरे इंसेक्ट में नहीं पाई जाती। जैसे आपने देखा हो इंसेक्ट में जो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो मेल्पिजियन ट्यूबल्स होते हैं, बट इन वाले इंसेक्ट में क्या होता है कि मेल्पिजियन ट्यूबल्स नहीं होती। इसके अलावा इनके कॉमनली इन सभी मेंबर्स को, जो कोलम्बोला के मेंबर्स होते हैं, इन्हें हम स्प्रिंग टेल्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो मेंबर्स होते हैं और ये ऑर्गेनिक मैटर को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं, कहने का मतलब है ये इन्हांस सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। अच्छा, इनके अंदर कोई भी आपकी मेटामार्फोसिस टाइप की प्रोसेस नहीं होती, जो इंसेक्ट में बहुत कॉमन है, इसमें नहीं होती है, ठीक है। इनके अपोजिट काम करते हैं। अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, मतलब जो भी स्टेटमेंट इसमें लिखे गए हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं कोलम्बोला वाले, और इन्हें इस कॉमनली स्प्रिंग टेल्स बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ना इनके पास मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होती, ना इनमें मेटामॉर्फोसिस पाई जाती, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया लास्ट ई। क्वेश्चन नंबर 17 बात करते हैं, इंसेक्ट ऑफ विच ऑर्डर यूज्ड एज मॉनिटरिंग ऑफ हैबिटेट असेसमेंट। किसी हैबिटेट के बारे में ये पता करना है कि ये रहने लायक है या नहीं है, या उसमें कोई चेंज हुई है या हो रही है, इस बात का मॉनिटरिंग करने के लिए हम कौन से इंसेक्ट का यूज़ करते हैं। तो हम कोलम्बोला के मेंबर्स का यूज़ करते हैं, ऑर्डर कोलम्बोला के जो इंसेक्ट होते हैं उनका यूज़ करते हैं इस काम के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, फास्फोरेसेंट इंसेक्ट, जो रोशनी देने वाले जो कीड़े आपने देखे होंगे जिन्हें हम ग्लोबार्म या फायर फ्लाई बोलते हैं, ये वाले जो आपके इंसेक्ट होते हैं, इनके अंदर जो आर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो लाइट देते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मतलब फास्फोरेसेंट इंसेक्ट प्रोड्यूसिंग लाइट प्रोड्यूसिंग जो आर्गन्स होते हैं वो इनके किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो वो इनके एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है पूंछ पे, आपने जुगनू को देखा होगा ना, उसके पीछे से लाइट निकलती है, बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट से, तो एब्डोमेन में नहीं, इसी तरीके ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कि ल्यूमिसेंट इंसेक्ट, वही जो इंसेक्ट है फास्फोरेसेंट इंसेक्ट को ही ल्यूमिसेंट इंसेक्ट बोला जाता है, जिसमें फायर फ्लाई या ग्लोबार्म इन्हें कॉमनली कह सकते हैं। देखो बार्म जो होते हैं ना दूसरे तरीके के एनिमल होते हैं, बट बार्म यहाँ पे इंसेक्ट है, इंसेक्ट का मतलब वो आर्थ्रोपोड्स से, ना कि प्लेटिहेल्मिन्थीज या ना एनिलिड्स, क्योंकि बार्म जो टर्म है ना वो दूसरे ग्रुप के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे ग्लोबार्म का टर्म नाम आए तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यह प्लेटिहेल्मिन्थीज या एनिलिड्स का मेंबर है, बल्कि ये आपका आर्थ्रोपोड्स होते हैं। अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हम दे रहे हैं ल्यूमिसेंट इंसेक्ट के, वो है आपके फोर्टिनस और लैम्प्राइस, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है सी। ने ध्यान रखें, फोर्टिनस और लैम्प्रे, जैसे आपने देखा होगा वो एक जो डायनोफ्लेजलेट्स होते हैं उनमें भी लाइट निकलती है, मगर वो डायनोफ्लेजलेट्स होते हैं, एल्गी उन्हें हम कहते हैं, ठीक है, एल्गी ग्रुप के होते हैं, जबकि ये इंसेक्ट होते हैं उनमें भी लाइट आती है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसा एक आपका क्वेश्चन आया था यूपी टीजीटी में या पीजीटी में, मुझे सही से फिर आइडिया नहीं होता, कि उसमें उन्होंने पूछा कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट थे वो कब किस पीरियड में ओरिजिन हुए थे, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में 2 टाइप होते हैं, एक एंजियो होता है, एक आपका मोनोकाट होता है और एक डाइकाट होता है, ठीक है। तो वहाँ पर 2 बातें ध्यान रखें, एक आंसर था क्रेस्टेशियस आंसर था और एक का आंसर था जुरैसिक, तो उसमें आंसर जुरैसिक था। उन्होंने डाइकाट के बारे में पूछा था। डाइकाट जो है सबसे प्रिमिटिव, सबसे पहले आने वाले एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं जो कि आपके जुरासिक पीरियड में ओरिजिन हुए थे, और मोनोकाट आपके क्रेस्टेशियस पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे। अब क्वेश्चन उसके विपरीत थोड़ा सा अलग है, एम्फीबियंस किस उसमें ओरिजिनेट हुए। देखो डेवोनियन पीरियड को फिश का एरा कहते हैं, इसमें फिश जो थे वो डेवलप हुए थे। एक तरीका बताते हैं आपको एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर निकालने के, जब फिश बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर आ गए, चरम सीमा के पास आने पर, अपने क्लाइमेक्स पे जब कोई पॉपुलेशन या कोई जनजाति ग्रो करती है उसके बाद उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है, क्लाइमेक्स पे आने से पहले कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती है। तो डेवोनियन पीरियड जो था फिश का सबसे अच्छा पीरियड माना जाता है। तो फिश का मतलब हुआ पिसीज, और पिसीज के जाने के बाद कौन आए थे, एम्फीबिया आए थे डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका है कि जो एम्फीबिया की ओरिजिन हुई थी पिसीज के जाने के बाद हुई थी, मतलब फिश खत्म हुई वैसे एम्फीबिया आ गया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डेवोनियन पीरियड। इस तरीके से आपने गाइस 20 क्वेश्चन देखे। अगर कोई डाउट हो, किसी आंसर में कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे मेल करें,
मैं आपको उसका आंसर कंप्लीटली विद योर सेटिस्फैक्शन देने के लिए एग्री हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस।